हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये तीनों टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। सवाल बन जाता है इससे, सातवाहन वंश से बन जाता है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मौर्य वंश में पढ़े थे कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ रहता है, उसका उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, बहुत अच्छे से मौर्य वंश को पढ़े हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो वाला तो आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट वीडियो है। मौर्य वंश पूरा अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य सब एक ही में है, बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। चलिए, तो शुंग वंश है, ये क्या है ना, शुंग वंश के बारे में कहा जाता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था, मतलब ये इस क्षेत्र का नहीं था, बिहार वगैरह का नहीं था। जैसे वो भी जो भी था वो बिहार का था। तो इतना बात याद रखना है कि मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था, ये शुंग वंश था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तब जब ये शासक बना तो उस समय राजधानी पाटलिपुत्रा था। तो ये दो राजधानी बनाया, एक तो जो पहले से था पाटलिपुत्रा, और एक बनाया विदिशा को, जो कि दूसरा राजधानी बनाया विदिशा। और ये विदिशा मध्य प्रदेश में है, और इस विदिशा का पुराना नाम बेशनगर था। पुराना नाम बेशनगर था विदिशा का। मतलब कि ब्राह्मण था ये। तो ब्राह्मण था तो ये क्या किया ना, ये मतलब कि बौद्ध से बहुत ज़्यादा मतलब नफरत था इसको, इसीलिए इसको कहा जाता है कि बौद्ध विरोधी शासक इसको कहा जाता है। और इसका प्रमाण मिलता है दिव्य वेदांत से। कहाँ से मिलता है? दिव्य वेदांत। ये जो है ना, दिव्य वेदांत जो है ये एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, दिव्य वेदांत। तो इसी से पता चलता है कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बौद्ध विरोधी था। और फिर क्या हुआ, बौद्ध विरोधी था तो बहुत सारा स्तूप, मठ, ये सब को क्या किया, ध्वस्त किया। और इसी के समय में जातक ग्रंथ की रचना हो गया। विरोधी था बट कोई चुपके से कर दिया होगा, अगर कोई चुपके से कर दे तो मतलब कि पता नहीं चला होगा। तो जातक ग्रंथ की रचना हुआ इसी के समय में, याद रखना है इसको। ठीक है, किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में जातक ग्रंथ की रचना हुआ। इसके समय में ना, पुष्यमित्र शुंग के समय में 4 किताब लिखाया था जो इम्पोर्टेंट है। गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति और जातक। कौन कौन? गार्गी संहिता जिसको गार्गी लिखता है, अष्टाध्यायी इसका लेखक पाणिनि, मनुस्मृति मनु हो गया, और फिर एक जातक हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए, पाणिनि है जो अष्टाध्यायी, जो कि अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है ये। मनुस्मृति, मनु ने मनुस्मृति, गार्गी ने गार्गी संहिता, और एक है हरिवंश की रचना हुआ था जो जिनसेन ने किया। जिनसेन क्या किया? हरिवंश की रचना किया। और इसके समय में यहाँ पर यह है यमन विदेशी आक्रमण। इसके समय में 2 यमन विदेशी आक्रमण हुआ था। पहला किया था डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा आक्रमण जो है वो मिनांडर के नेतृत्व में हुआ था। मिनांडर को कहीं पर मिलिंद भी लिखता है, तो मिनांडर। बाद में वही मिनांडर जो रहता है ना, तो मतलब कि एक बौद्ध भिक्षु रहता है, उसका नाम रहता है नागसेन। उससे प्रभावित होकर के ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो 2 आक्रमण, यानी याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 यमन आक्रमण हुआ था। अगर यमन को समझना है ना, तो यमन जो है, अगर आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में, सऊदी अरब के नीचे थोड़ा सा है यमन, तो वहीं पर यमन है। तो इसके समय में 2 यमन आक्रमण हुआ, और दोनों को इसका बेटा विफल कर दिया। कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र, इसका बेटा का नाम अग्निमित्र है, और इसी बेटा के नाम पर, और एक इनकी प्रेमिका थी, उनका नाम था मालविका। इन दोनों के नाम पर मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है, और इस नाटक की रचना कालिदास ने किया था। तो याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्रम का नाटक किसने लिखा है? मालविका अग्निमित्रम का नाटक कालिदास ने लिखा है। इसमें किसकी चर्चा है? तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्रम, दोनों याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को। तो यानी कि हराया, दोनों आक्रमण को कौन विफल किया? पुष्यमित्र शुंग का बेटा। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग क्या हुआ? जीत गया। जब जीत गया तब क्या हुआ ना, मतलब कि पतंजलि के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब होता है ना, यज्ञ करने के बाद यज्ञ हो गया तो अब घोड़ा जो रहता है ना, एक मैंने यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद अब घोड़ा जितना मैंने जहाँ तक जाएगा, और मतलब कि जहाँ पहुँचा वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। अगर कोई रोक सकता है तो रोक लो, अगर रोकने में, अगर घोड़ा को रोका तो युद्ध होगा। युद्ध में अगर अपोजिट वाला जीत गया तब तो ये राजा घुर जाएगा, लौट जाएगा वहाँ से। अगर राजा जीत गया तो ये क्षेत्र क्या हो गया? उसका। तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए होता था अश्वमेध यज्ञ। और पूरा जब हो गया, हर तरह से राजा संतुष्ट हो गया कि अब नहीं, तो घोड़ा को अंत में यज्ञ, उसी यज्ञ में डाल दिया जाता था। तो इसीलिए नाम है इसका अश्वमेध यज्ञ।
ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे कि अगर हम मैप में अगर हम पूरा देखें तो पहले राजधानी इधर था, फिर जब ये शुंग वंश आया तो राजधानी को यहाँ लेकर आया। अब मगर फिर जब सातवाहन आएगा ना तो राजधानी और इधर लेके आ जाएगा, ठीक है, जो गोदावरी नदी के बगल में रहेगा, महाराष्ट्र तरफ चला जाएगा लेकर के। तो इस प्रकार से ये राजधानी चेंज होता है, स्टार्टिंग में इधर, फिर बीच में, फिर इधर। चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो 2 आक्रमण हुआ था ना, तो एक का नेतृत्व डेमेट्रियस किया था और दूसरा आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर किया था। इसको मिलिंद भी लिखता है, मिलिंद पन्हु भी लिखता है कहीं कहीं। और इसी मिलिंद यानी मिनांडर का जो मतलब कि जो शिक्षा मिला था बौद्ध धर्म का, वो भिक्षुक था एक नागसेन, उसका नाम था नागसेन। यही जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है मिलिंद को। फिर पुष्यमित्र शुंग के समय में एक और आक्रमण होता है, मगर ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं था। वो कलिंग नरेश खारवेली रहता है ना, वो आक्रमण करता है और पुष्यमित्र शुंग को हरा के चला जाता है, यानी पराजित कर देता है। इस वंश के शासक यानी कि जो शुंग वंश है ना, इसी वंश का शासक था, एक नाम था भागभद्र। इसी के दरबार में एक राजदूत आया था, उसका नाम था हेलियोडोरस, या तो हेलियोडोस भी कहीं मिलता है, हेलियोडोट्स, हेलियोडोरस बोलिए या हेलियोडोट्स बोलिए, जो बोलिए एक ही बात है। तो ये इसके आया था। और जो हेलियोडोरस था ना, ये एक राजा था, उसका नाम था एंटियालकिड्स। क्या नाम था उसका? एंटियालकिड्स, इसका राजदूत था ये। तो ये बाद में क्या करता है, हेलियोडोरस यहाँ आता है और भागवत धर्म अपना लेता है ना, भागवत धर्म अपना लेता है। और फिर विष्णु भगवान के सम्मान में विदिशा में, जो यहाँ राजधानी था इनका विदिशा, या इसी को बेशनगर भी बोला जाता है, तो विदिशा या बेशनगर में एक अभिलेख निर्माण करा था। उसका नाम होता है गरुड़ ध्वज अभिलेख। क्या नाम होता है इसका? गरुड़ ध्वज अभिलेख। इसका निर्माण कराता है। और इस अभिलेख में भगवान विष्णु के लिए एक शब्द है देव देवस्य। क्या नाम है? देव देवस शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान विष्णु के लिए, यानी भगवान विष्णु डायरेक्ट से नहीं लिखा गया, उसमें लिखा गया देव देवस्य। और इस वंश के 10वां शासक, अंतिम शासक देवभूति था, जिसका हत्या जो है एक मंत्री है वासुदेव, ये कर देता है। तो इस प्रकार से शुंग वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि वासुदेव क्या करता है, इसके स्थान पर कण्व वंश का स्थापना कर देता है। तो आगे समझते हैं कण्व वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव कण्व। ये अपना राजधानी विदिशा को ही बनाए रखता है, ये कुछ करता ही नहीं, अगर कुछ करता तो जरूर यहाँ पर रहता। और इस वंश का अंतिम शासक जो था सुशर्मा था, और इसी मतलब कि इसका हत्या एक मंत्री था, उसका नाम था सिमुक। इसको आंध्र राजा भी कहा जाता है, सिमुक। इस सिमुक कर देता है और फिर शतवाहन वंश की स्थापना कर देता है। तो शतवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक ने किया। और ये अपना राजधानी कहाँ लेके गया? फिर प्रतिष्ठान लेकर चला गया, बताए ना। जो कि देखिए, अगर आप मैप में देखिएगा, मतलब कि इस प्रकार से, तो पहले यहाँ था राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य बोलिए, मौर्य काल के समय में। फिर शुंग वंश यहाँ लेकर आया और ये तो इस साइड लेकर आ गया महाराष्ट्र तरफ। तो सतवाहन की जो राजधानी कहाँ बनाया? ये प्रतिष्ठान बनाया। प्रतिष्ठान कहाँ था? ये महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर था। ये हो गया सतवाहन वंश की राजधानी। और सतवाहन वंश कहने का मतलब हो गया ना, एक ऐसा माने वंश था जो किसी भी माने जैसे भी 3 शताब्दी तक रहता है लगभग। देखिए यहाँ टाइम पीरियड 30 BC से लेकर के 250 AD तक गया। तो अगर पूछे ना कि सतवाहन वंश का सबसे योग्य, सबसे प्रतापी कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे योग्य प्रतापी था। ये बात आपको याद रखिएगा, सवाल इससे बनेगा। हाल का भी नाम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछेगा सबसे योग्य प्रतापी कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय जो शक था ना, कुछ नासिक में आके बस गया था, और ये शक क्या किया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी पे आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो गौतमी पुत्र जो सतकर्णी था उसको जाके पराजित कर दिया। किसको? शक को पराजित कर दिया। अब पराजित करने के साथ साथ जो उसका सिक्का था शक लोग का, उस पर अपना मोहर, मतलब कि अपना लोगो वहाँ पर जाके उस पर चिपका दिया। तो जब सिक्का देखा गया तो एक तरफ से पता चला यार शक जो नहपान था इसका है, दूसरा तरफ देखा गया तो ये है कि इसका जानकारी जो है ना, महाराष्ट्र के नासिक जोगल थंबे, क्या नाम है, महाराष्ट्र में जगह है नासिक में जोगल थंबे, यहाँ से एक सिक्का मिला। और सिक्का में एक तरफ क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है इसका है, और दूसरा तरफ नहपान का नाम मिलता है। तो इससे पता चलता है कि नहपान को हराया था, क्योंकि उसका राज में सतवाहन वंश का नाम क्या कर रहा है वहाँ पर, इसका मतलब जरूर यहाँ गया वो हराया।
फिर है इस वंश का अगला शासक कौन था? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। इसके समय में भी दूसरा आक्रमण हुआ था जो कि उज्जैन का शक था। शक जो था ना, कुछ नासिक में कुछ उज्जैन में आके बस गया था, तो उज्जैन वाला आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो इस समय वशिष्ठी जो पुत्र जो पुलुमावी था ना, ये मतलब कि पराजित हो गया उसमें। तो शक के तरफ से जो उज्जैन का शक था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रुद्रदामन। अब इधर से कौन था? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ, हार कौन गया? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी हार गया। मगर बाद में दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था सातवाहन वंश का, ये था यज्ञश्री सतकर्णी। आप लोग देख रहे हो ना कि इनके नाम के आगे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, यानी ये सब मम्मी का नाम है। यानी इसका जो समाज था कैसा था? मातृ शतात्मक था। समाज कैसा था? मातृ शतात्मक था। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहन ने देना प्रारंभ किया, मगर सर्वाधिक भूदान जो है ना गुप्त शासक दिया। पूछेगा कि सर्वाधिक भूदान किसने किया ब्राह्मणों को? तो ये तो गुप्त ने किया, मगर सबसे पहले प्रारंभ कौन किया? सातवाहन ने। वेतन के बदले भूमि यानी सामंती व्यवस्था किसने शुरू किया? सातवाहन ने किया, मगर सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? गुप्त राजा ने किया। समाज कैसा था? मातृ शतात्मक। और यहाँ नाम के पहले माता का नाम मिलता है। कहने मतलब समाज तो मातृ शतात्मक था, मगर थोड़ी ना माताएं रूल कर रही थी, रूल तो राजा ही कर रहा था। और इस समय सातवाहन में सीसा का सिक्का प्रयोग होता था। सा से सीसा और सा से सातवाहन। पूछेगा सीसा का सिक्का कहाँ चलता था? तो सातवाहन वंश में। चांदी के सिक्के को कसारपन, जो कि मौर्य काल से चल रहा है। सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी की घाटी में थी, जिस कारण अधिक उपजाऊ थी। नदी की घाटी के बगल में रहेगा तो उपजाऊ तो रहेगा, जाहिर सी बात है। तो यही इतना था। वीडियो आज बहुत छोटा है, मतलब कि जितना जानना था हम लोग को शुंग वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, हम लोग इतना जान चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।